हेलो एवरीवन, आज अपन पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स। ठीक है, तो इसकी फार्माकोलॉजी ऑफ इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स देखने से पहले अपन देखेंगे कि इसकी बेसिक इम्यूनिटी होती क्या है, कितने टाइप्स की इम्यूनिटी होती है, कौन कौन सी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं और कितने टाइप्स की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इम्यूनो सप्रेसेंट्स की डेफिनेशन देखा जाए तो इम्यूनो सप्रेसेंट की डेफिनेशंस क्या होती है? दे आर ड्रग्स डेट सप्रेस और वीकेन द इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्या करती है? आपके इम्यून सिस्टम को क्या करती है? सप्रेस करती है और उसको क्या करती है? वीक करने का काम करती है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स को सप्रेस कर, कौन कौन सी इम्यूनिटी को सप्रेस कर सकती है? तो इसमें सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब सेल मीडिएटेड के अंदर जो आती है वो आती है टी सेल्स। क्या होती है? टी सेल्स के ऊपर वर्क करेगी। और ड्रग्स किसके ऊपर वर्क करेगी? बी सेल्स के ऊपर। और ह्यूमरल इम्यूनिटीज के अंदर जो आती है वो होती है एंटीबॉडीज आती है। एंटीबॉडीज का शॉर्ट फॉर्म देखा जाए तो ये होता है गेम डी। गेम डी का मतलब हो गया आईजी ए और इसके अंदर होगी IgM और इसके अंदर होगी IgE और IgD। ठीक है, ये 5 टाइप की एंटीबॉडीज जो होती है वो डेवलपमेंट होती है। ठीक है, दे मेन थेरेपेटिक एप्लीकेशंस इन ऑटोइम्यून डिसीज। इसका यूज कहाँ पे होता है? ऑटोइम्यून डिसीज में इसका यूज होता है। और कहाँ पे होता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इसका यूज होता है। और कहाँ पे ये ड्रग वर्क करती है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जो अपन आगे जाके देखेंगे कितने टाइप्स की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। T1 होती है, T2, T3, T4 और T5 टाइप्स की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो है वो होती है। अब इम्यूनिटीज के अंदर जो है बेसिक डेफिनेशन देखा जाए इम्यूनिटी की तो क्या होती है? इम्यूनिटीज रेफर्स टू द बॉडीज एबिलिटी टू डिफेंड अगेंस्ट हार्मफुल सब्सटेंस। जो भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उसके अगेंस्ट में क्या करती है? उसको डिफेंस करती है। हार्मफुल सब्सटेंस क्या हो गए? पैथोजन हो गए। पैथोजन्स के अंदर क्या आएंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के अंदर क्या हो सकता है? वायरस और बैक्टीरिया और फंगस। ठीक है, तो ये फॉरिजन मॉलिक्यूल्स जो है वो अपने लिए क्या हो जाएंगे? पैथोजेंस हो जाएंगे। इन्नेट इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी के अगर टाइप्स देखा जाए तो कितने टाइप्स की इम्यूनिटी होती है? 2 टाइप की होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एडॉप्टिव इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? इमीडिएट होती है। इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है? इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। जैसे अगर पैथोजन इंटर हुआ तो काफी ज्यादा फास्ट इसका इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। और नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि 3 टाइप के एंटीजन, ए एंटीजन हो गया, बी एंटीजन हो गया और सी एंटीजन हो गया। तो इसका रिस्पॉन्स जो है वो ए एंटीजन के ऊपर भी हो सकता है, बी के ऊपर भी हो सकता है और सी के हो सकता है। इसका रिस्पॉन्स जो है वो तीनों के ऊपर हो। इसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक होती है। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म होती है इसकी इंक्लूड फिजिकल बैरियर्स एंड इम्यून सेल्स। इसमें क्या होते हैं? फिजिकल, इस इनेट इम्यूनिटी जो होती है इसमें कौन कौन से बैरियर होते हैं? फिजिकल बैरियर्स होते हैं। फिजिकल बैरियर्स कौन कौन से फिजिकल बैरियर्स हो सकते हैं? तो इसके अंदर फिजिकल बैरियर्स के अंदर आएंगे स्किन। क्या आएगी? स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन इसके अंदर फिजिकल बैरियर्स हो सकते हैं। ठीक है, और भी होते हैं केमिकल बैरियर्स भी होते हैं। केमिकल बैरियर्स के अंदर आते हैं टीयर्स हो गया, HCl हो गया और सीबेसियस ग्लैंड से ऑयल का सिक्रेशन होता है वो हो गया। ठीक है, और स्वेट ग्लैंड से होता है। ये भी क्या करते हैं? माइक्रोब्स को अपने बॉडी के अंदर इंटर होने से क्या करते हैं? रोकने का काम करते हैं। और ये क्या है? इसकी जो रैपिड रिस्पॉन्स, ये रैपिड रिस्पॉन्स होता है वेराइटी ऑफ पैथोजेंस के ऊपर होता है इन्नेट इम्यूनिटी का। ठीक है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी जाए तो ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है जो अभी मैंने बताया। और इसका रिस्पॉन्स क्या है? रैपिड रिस्पॉन्स होता है। और नो मेमोरी का मतलब ये है कि इसमें मेमोरी सेल्स जो होती है वो क्या होती है? इनएक्टिव होती है। अगर बाहर से अगर कोई पैथोजन आया है तो क्या होता है? ये उसको क्या कर देती है? किल कर देती है, लेकिन मेमोराइज नहीं कर पाती है। और एडॉप्टिव इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है कि अगर बाहर से कोई पैथोजन आया और उसका अगर मर्डर हुआ है तो वहां पे कौन सी सेल प्रेजेंट होती है? मेमोरी सेल्स प्रेजेंट होती है। वो
क्या करती है, उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है, और वापस अगर फर्दर वो इन्फेक्शन अगर डेवलपमेंट हुआ है तो क्या करेगी, वो मेमोरी सेल्स जो है वो वापस क्या करेगी, आपके इम्यून सिस्टम को क्विकली क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी, और जल्दी से उस पैथोजन को क्या करेगी, किल करने का काम करती है। तो इसके अंदर क्या होते हैं, मेमोरी नहीं होती है। ठीक है, अब मैकेनिज्म जो है, इसके मैकेनिज्म देखा जाए तो इसके अंदर मैकेनिज्म क्या होते हैं, फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर्स के अंदर अभी मैंने बताया क्या होता है, स्किन हो गई, और क्या हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, और क्या होता है, केमिकल बैरियर्स भी होते हैं। केमिकल के अंदर क्या आएगा, HCl, HCl आ गया, और क्या आएगा, ऑयल, ऑयल का सिक्रेशन भी होता है, सीबेशियस ग्लैंड से होता है। ठीक है, और हो गया टीयर्स, टीयर्स हो गया, और कुछ एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं पैथोजन से। ठीक है, तो ये केमिकल बैरियर्स भी होते हैं। अब नेक्स्ट जो सलाइवा, एक और हो गया इसके अंदर सलाइवा, सलाइवा भी क्या करती है, पैथोजन से क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, पैथोजन को अपने बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इंटर करने से रोकती है। ठीक है, अब आता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, फेगोसाइटोसिस के अंदर अगर देखा जाए तो फेगोसाइटोसिस जो है वो क्या करता है, मैक्रोफेज जो होता है उसकी फेगोसाइटिक एक्टिविटी होती है, वो क्या करता है, पहले मान लेते कि ये मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेज है, और ये अपना बैक्टीरिया। अब ये मैक्रोफेज की सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर। ये क्या करते हैं, ये रिसेप्टर जो है पैथोजेंस को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, और जैसे ये पैथोजन को रिकॉग्नाइज करेगा तो इसके बाद जो है ये मैक्रोफेज क्या करेगा, इससे फ्रेंडशिप करेगा। ठीक है, अब इसको पास में बुलाया, इसने फ्रेंडशिप की, इसको धीरे धीरे क्या किया, पास में बुलाया, और फिर क्या करेगा, धीरे धीरे ये अपना शेप को क्या करेगा, चेंज कर लिया, और उसके बाद ये क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में ये इसको क्या कर लेगा, अंदर इनगल्फ कर लेगा, और जैसे ही इसको अंदर इनगल्फ किया उसके बाद क्या होते हैं, यहाँ पे लाइसोसोम होता है। क्या होता है, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या करेगा, इस बैक्टीरिया को क्या कर देगा, किल कर देगा, और वापस इसका जो भी डेड मटेरियल होता है वो एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस को थ्रू क्या हो जाता है, एग्जिट आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के अंदर सेल जो होती है वो बैक्टीरिया को क्या करती है, पहले तो उस रिसेप्टर के थ्रू क्या करती है, उस बैक्टीरिया को क्या करती है, सेंस करती है, और धीरे धीरे सेंस करने के बाद क्या होती है, उसके पास में आके उससे इंटरेक्ट करती है, धीरे धीरे उस सेल्स को खुद के अंदर क्या कर लेती है, इनगल्फ कर लेती है, और वहाँ पे प्रेजेंट होता है लाइसोसोम होता है। उसके अंदर बहुत सारे एसिड होते हैं। कौन से एसिड होते हैं, हाइड्रोलिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये एसिड्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, और इसके अंदर जो भी डेड मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है, बाहर एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू बाहर बॉडी से क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर फिर जो है नेक्स्ट जो है नेचुरल किलर सेल्स। कौन सी है, नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स जो होती है, नेचुरल किलर सेल्स जो होती है क्या होती है, नेचुरल किलर सेल जो होती है, अगर मान लो अगर किसी भी सेल्स में अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो ये वायरल इन्फेक्शन जैसे किसी सेल्स में होता है तो ये नेचुरल किलर सेल्स क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। एक मिनट, ठीक है, तो ये वायरल इन्फेक्शन अगर जैसे होता है तो ये नेचुरल किलर सेल्स क्या हो जाती है, एक्टिवेट होती है। ठीक है, तो ये नेचुरल किलर सेल्स जो है एंटी वायरल एक्टिविटी होती है। क्या होती है, इसकी एक्टिवेशन होने की वजह से क्या होगा, एंटी वायरल एक्टिविटी होगी, और ये क्या करेगा, ये जो नेचुरल किलर सेल्स होती है टी सेल्स को सिग्नल देगी, और किसको सिग्नल देगी, बी सेल्स को सिग्नल देगी, और इसको क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। और जो भी अनहेल्दी सेल्स होती है, ठीक है, जैसे कि कैंसर सेल है, ठीक है, तो उस अनहेल्दी सेल्स को भी क्या करती है, सप्रेस करने का काम करती है नेचुरल
किलर सेल्स होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, नेचुरल किलर सेल्स जो होती है, तो ये इनिबिटरी और एक्टिवेटरी रिस्पॉन्स होता है। इनिबिटरी और इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, एक्टिवेटरी रिस्पॉन्स होता है। अगर मान लो कोई अनहेल्दी सेल्स है तो डायरेक्ट ये नेचुरल किलर सेल्स क्या हो जाएगी, नेचुरल किलर सेल्स क्या होगी, एक्टिवेट होगी और उसको क्या करेगी, सप्रेस करने का काम करेगी, ठीक है। तो इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, इनिबिटरी और एक्टिवेटरी रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट जो है वो है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो है अपन आगे देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है। नहीं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है इन्फ्लामेशंस। इन्फ्लामेशंस जो क्या होती है, इन्फ्लामेशंस के अंदर बहुत सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। इंटरल्यूकाइन 1 हो गया, ठीक है, इंटरल्यूकाइन 2 हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इंटरफेरोन्स, इंटरफेरोन्स क्या होते हैं, इंटरफेरोन्स जो होते हैं वो, इंटरफेरोन्स जो होते हैं ये भी क्या करते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं। क्या करते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं और इम्यून सेल्स को क्या करेंगे, इम्यून सेल्स को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। इसमें इंटरफेरोन जो होता है अल्फा इंटरफेरोन होता है, एक होता है बीटा इंटरफेरोन और एक होता है गामा, गामा इंटरफेरोन होता है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स के इंटरफेरोन होते हैं। अब कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी के कौन कौन से कंपोनेंट हो गए, स्किन हो गई, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, न्यूट्रोफिल्स हो गए, मैक्रोफेज हो गए, डेंड्राइटिक सेल्स हो गई, ठीक है, और नेचुरल किलर सेल हो गई, और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो है वो इसके कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी, कौन सी है, एडाप्टिव इम्यूनिटी। एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म होती है, ठीक है। ये क्या होती है, स्पेसिफिक जो भी पैथोजेंस होता है उसके अगेंस्ट में क्या होती है, स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज को क्या करती है, रिलीज करती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है, टी सेल्स और बी सेल इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। और ये क्या करती है, मेमोरी, अगर किसी पैथोजन का अगर मर्डर हो गया है, ठीक है, तो वहां पे जो उसको क्या होती है, मेमोरी सेल्स उसको क्या करती है, मेमोराइज करती है, और वापस अगर वो इन्फेक्शन हुआ या वो पैथोजन अगर बॉडी के अंदर इंटर हुआ तो फास्टली वो क्या हो जाती है, एक्टिवेट होती है और जल्दी से उसको क्या कर देती है, किल करने का काम करती है, ठीक है। और इसके अंदर जो है कौन कौन सी, टी सेल्स एंड बी सेल प्रोड्यूस मेमोरी फॉर फ्यूचर रिस्पॉन्स। कौन सी सेल्स मेमोरी प्रोड्यूस करती है, टी सेल्स और बी सेल्स, और कॉन्सिस्ट ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। टी सेल्स टारगेटेड इन्फेक्टेड सेल, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर कौन सी सेल टारगेट करती है, इसके अंदर टी सेल जो होती है वो टारगेट करती है, ठीक है। कोई भी पैथोजन आया है और वहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी तो उसके अंदर कौन सी सेल एक्टिवेट होगी, टी सेल जो है वो एक्टिवेट होती है, ठीक है। और ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर क्या आएगा, बी सेल्स, बी सेल्स जो होती है, ठीक है, वो बी सेल्स क्या बनाती है, प्लाज्मा सेल्स बनाती है, क्या बनाती है, प्लाज्मा सेल्स। और ये प्लाज्मा सेल से क्या रिलीज होता है, एंटीबॉडीज जो है रिलीज होती है, जो मैंने अभी आपको बताया कितने 5 टाइप की एंटीबॉडीज जो बताई वो रिलीज होती है, ठीक है। अब मैकेनिज्म देखा जाए एडाप्टिव इम्यूनिटी का तो क्या होता है, एंटीजन को क्या करता है, रिकॉग्निशन एंड प्रेजेंटेशन। अब एंटीजन को रिकॉग्निशन और प्रेजेंटेशन क्या करता है, रिकॉग्नाइज करना। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के अपने बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की क्या होती है, सेल होती है, क्या होती है, सेल होती है, ठीक है। तो अगर मान लो बॉडी के अंदर अगर कोई पैथोजन अगर इंटर हुआ, क्या हुआ, पैथोजन इंटर, अगर कोई पैथोजन इंटर हुआ तो कुछ सेल होती है, जैसे टी सेल हो गई, ठीक है, बी सेल हो गई, ठीक है, मैक्रोफेज हो गया, डेंड्राइटिक सेल्स हो गई, मैक्रोफेज हो गया, डेंड्राइटिक सेल्स हो गई, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स हो गई। ये क्या करते हैं, मोलिकुलर पैटर्न्स को क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, क्या करते हैं, मोलिकुलर पैटर्न्स को क्या करते हैं, जो पैथोजन होता है उसका स्पेसिफिक मोलिकुलर पैटर्न को क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है, और फिर क्या करती है, उस मोलिकुलर पैटर्न को जैसे अगर इसने रिकॉग्नाइज किया फिर उसको क्या कर देती है,
किल करने का काम करती है। स्पेसिफिक पैथोजेंस का क्या करती है, मोलिकुलर पैटर्न को क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है। कौन सी सेल्स जो है वो अनहेल्दी है, उस मोलिकुलर पैटर्न को पढ़ती है और वहाँ पे डिटेक्ट करती है कि अगर कोई पैथोजन है तो फर्दर ये क्या करती है, इम्यून सिस्टम को क्या करने का काम करती है, एक्टिवेट करने का काम करती है। ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल्स, ये क्या करती है, हेल्पर टी सेल्स को क्या करता है, इसमें एडाप्टिव इम्यूनिटी में एक्टिवेट होती है। और साइटोकाइंस जो है इसमें क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। किसके थ्रू रिलीज होते हैं, साइटोकाइंस जो होते हैं वो हेल्पर टी सेल्स के थ्रू रिलीज होते हैं। और इसमें क्या होता है, बी सेल एक्टिवेशन होता है। बीटा सेल से क्या प्रोडक्शन होगा, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है। और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का एक्टिवेशन होता है और इसके अंदर सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है। और इसमें रेगुलेटरी टी सेल्स होती है। रेगुलेटरी टी सेल्स जो होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, होम्योस्टेसिस के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, होम्योस्टेसिस के लिए। ठीक है। तो ये रेगुलेटरी टी सेल्स जो होती है इम्यून सिस्टम को क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। कई बार इम्यून सिस्टम जो होता है वो ओवर एक्टिवेट हो जाता है, तो ये क्या करती है, टी सेल्स बी सेल्स को भी क्या करती है, सप्रेस करने का काम करती है। ठीक है। और मेमोरी सेल्स को जो का फॉर्मेशन होता है, ये क्या करती है, अगर कोई पैथोजन जो है, ठीक है, उसको किल हो रहा है तो उसको क्या करती है, मेमोराइज करने का काम करती है। ठीक है। कंपोनेंट ऑफ एडाप्टिव इम्यूनिटीज, एडाप्टिव इम्यूनिटी के कौन कौन से कंपोनेंट है। फर्स्ट है जो है वो क्या है, लिम्फोसाइट्स है, बी सेल है, एंटीबॉडीज है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल किसकी कौन कौन सी होती है, मैक्रोफेज। कौन कौन सी होती है, मैक्रोफेज हो गया, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन सी होती है, डेंड्राइटिक सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स होती है। ठीक है। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स और ये डेंड्राइटिक सेल्स क्या करती है, एंटीजेंस को क्या कर लेती है, इनगल्प करते और उसको डिस्ट्रॉय कर देती। ठीक है। और उसके फ्रेगमेंट्स को किससे अटैच करती है, एमएचसी, मेजर हिस्टो इनकॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स के साथ उसको क्या कर देती है, उस फ्रेगमेंट्स को क्या करती है, एमएचसी के पास क्या कर देती है, अटैच करती है। और वो फ्रेगमेंट जो है ये कहाँ पे ले जाता है उनको, लिम्फ नोड। कहाँ पे लेके जाता है, सर्कुलेशन के थ्रू। एमएचसी कहाँ पे ले जाएगा इसको, लिम्फ नोड। और ये लिम्फ नोड के पास क्या होती है, टी सेल होती है। क्या एक होती है, टी सेल्स होती है। और यहाँ पे क्या होती है, बी सेल्स होती है। तो ये लिम्फ नोड के पास ले जाएगा तो ये टी सेल्स क्या होगी, एक्टिवेट होगी। उसके बाद क्या होगी, बी सेल्स एक्टिवेट होगी और ये क्या करेंगी, यहाँ पे एंटीबॉडीज का रिलीज होगा और ये वापस क्या करेगी, इन्फेक्शंस को किल करने का काम करती है। ठीक है। और वापस जो है अभी मैंने बताया मेमोरी सेल्स, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, मेमोरी सेल्स। और साइटोकाइन सेल्स, साइटोकाइन सेल्स जो होती है वो क्या होती है, इंटरल्यूकाइंस और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, इंटरफेरॉन्स और कीमोटैक्सिस का इसका फंक्शन होता है। कीमोटैक्सिस का इसका फंक्शन होता है। ठीक है। और को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं कि ये क्या होते हैं, सेल्स की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और सेल्स को क्या करते हैं, फर्दर क्या करते हैं, एक्टिवेट करने का काम करते हैं, उसको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है। तो को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो गए, CD28। कौन सा होता है, CD28। और को स्टिमुलेटरी होता है B7। और को स्टिमुलेटरी होता है ICOS और CD137 और CD40। ये को स्टिमुलेटरी होते हैं। मान लेते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये हेल्पर सेल है। ठीक है, टी हेल्पर सेल है। तो यहाँ की इसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे, को स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स या को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। ये अगर मान लो ये एक्टिवेट हुई थी, फर्दर क्या करेंगे, टी सेल्स का क्या करवाएंगे, प्रोलिफरेशन करवाएंगे। इसको बोलते हैं को स्टिमुलेटरी प्रोटीन्स। और इम्यूनोग्लोबुलिन आइसोटोप्स क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन आइसोटोप्स जो होते हैं वो होते हैं एंटीबॉडीज होती है। ठीक है। पांचों टाइप की एंटीबॉडीज होती है जिसको मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया था, गेम डी, IgG, IgA, IgM, IgE। और ठीक है, ये पांचों टाइप की एंटीबॉडीज होती है। नेक्स्ट स्लाइड।
अब देखते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम्स। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है? कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होता है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम कब एक्टिवेट होता है? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में एक्टिवेट होता है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होता है? कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होता है। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे पैथोजन से इन्वेडिंग पैथोजन्स क्या है? यहाँ पे इन्वेडिंग पैथोजन जो है वो किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं? एंटीबॉडी से। किससे इंटरेक्ट करेगा ये? एंटीबॉडी से। ठीक है, तो इस एंटीबॉडी से क्या अटैच हो गया अपना C1। क्या अटैच हो गया? C1। अब ये C1 जो होता है यहाँ पे एक्टिवेट होता है क्लासिकल पाथवे। क्या एक्टिवेट होता है? क्लासिकल पाथवे। यहाँ देखो एंटीजन से क्या एक्टिवेट हुआ? एंटीबॉडी। और इस एंटीबॉडी से यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? C1 प्रोटीन। ये क्या होता है? सीरीज ऑफ प्रोटीन। इसके बाद एक प्रोटीन एक्टिवेट होगा तो फर्दर दूसरा प्रोटीन एक्टिवेट होगा, फर्दर तीसरा प्रोटीन एक्टिवेट होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होता है? सीरीज ऑफ प्रोटीन्स होती है। ठीक है, एक के बाद इसमें प्रोटीन क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं। तो C1 बाइंड एन एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ये क्या करते हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से ये C1 क्या हो गया? बाइंड हो गया, केसिंग कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट C2 एंड C4 टू स्प्लिट आउट। अब ये C1 जो बाइंड हुआ है, अगर इसको मैं फ्रेगमेंट करूंगा तो किसमें फ्रेगमेंट हो गया है? C2 एंड C4। ठीक है, अब ये C2 और C4 है, इन दोनों का फ्रेगमेंट, एक फ्रेगमेंट किसका लिया मैंने? C2 का लिया, और एक फ्रेगमेंट मैंने किसका लिया? C4 का लिया। इन दोनों फ्रेगमेंट को मर्ज होके क्या बना है? C3 कन्वर्टेज। किसमें कन्वर्ट हो गया है? C3 कन्वर्टेज। ये किसमें कन्वर्ट हो गया? C3 कन्वर्टेज। और यहां से कौन सा पाथवे शुरू हो गया? अल्टरनेटिव पाथवे। अब जो है C3 कन्वर्टेज जो है, ठीक है, इस C3 कन्वर्टेज क्या होगा? वापस इसका जो अगर फ्रेगमेंट होगा तो इससे कितने मॉलिक्यूल बन गए? C3 फ्रेगमेंट हुआ तो इससे कितने मॉलिक्यूल बन गए? 2 मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, अब वापस इन 2 मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? ये किसमें कन्वर्ट होगा? C3 कन्वर्टेज जो है, अब ये 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो किसमें फॉर्मेशन हो जाएगा? इनका C5 कन्वर्टेज में। किसमें फॉर्मेशन हो गया इन दोनों मॉलिक्यूल का? C5 कन्वर्टेज। ठीक है, अब ये C5 कन्वर्टेज जो है वापिस इनका क्या हुआ? स्प्लिट आउट हुए। ये वापिस किस में पार्ट में स्प्लिट हुआ? 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ। फर्स्ट पार्ट जो स्प्लिट आउट हुआ है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? होस्ट सेल जो होती है, जो भी होस्ट सेल्स जो होती है, मान ले कि आरबीसी, ये अपनी होस्ट सेल कौन सी हो गई? आरबीसी हो गई। ठीक है, आरबीसी के ऊपर अटैक हुआ। तो आरबीसी के अंदर क्या होते हैं? एंडोजीनियस प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं? होस्ट सेल्स को क्या करते हैं? प्रोटीन प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? उन एंडोजीनियस प्रोटीन जो होस्ट सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उन प्रोटीन्स को क्या कर देगी? डिस्ट्रॉय कर देगी। तो जाहिर सी बात है आपकी पूरी होस्ट सेल्स भी क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फर्दर यहाँ पे जो एक और फ्रेगमेंट्स हुआ है, उस फ्रेगमेंट्स का क्या होगा? C5 जॉइंट्स, ये किसको एक्टिवेट करेगा? फर्दर C6 C7 C8 एंड C9 को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। और फिर क्या करेगा? ये एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और ये क्या करेगा? इस कॉम्प्लेक्स, मान लीजिए आरबीसी है तो ये कॉम्प्लेक्स इस आरबीसी के अंदर क्या कर देगा? होल कर देगा। ठीक है, अगर जैसे होल करेगा तो बाहर से जो भी फ्लूइड है वो इसके अंदर क्या कर जाएगा? इंटर कर जाएगा। और ये सेल क्या हो जाएगी? सेल हो जाएगी। और सेल क्या हो जाएगी? ब्रस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है अपना कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। और साथ साथ में सेल के ब्रस्ट होने की वजह से आपका जो पैथोजन है वो भी क्या हो जाता है? किल हो जाता है। ठीक, एक बार जो है फिर अपन रिवाइज कर लेते हैं इसको। इसमें इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म सबसे पहले जो देखा जाए तो यहाँ पे क्या? एंटीजन है। एंटीजन से क्या बाइंड हुआ? एंटीबॉडी बाइंड हुई। एंटीबॉडी से किसने कॉम्प्लेक्स, कौन सा प्रोटीन ने कॉम्प्लेक्स बनाया? साथ में कौन सा प्रोटीन जुड़ गया इससे? C1। ठीक है, इस C1 से जो है, इस C1 से क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट्री कंपोनेंट एक्टिवेट हुए। कौन से? केसिंग कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट C2 एंड C4। इससे क्या एक्टिवेट हुए? C2 एंड C4। ठीक है, अब C2 का भी यहाँ पे देखो फ्रेगमेंटेशन है। कितना फ्रेगमेंट है? 2 फ्रेगमेंट है। और C4 का भी क्या है? यहाँ पे 2 फ्रेगमेंट है। तो C2 का एक फ्रेगमेंट यहाँ से जुड़ा और C4 का यह फ्रेगमेंट यहाँ पे जुड़ा है। ठीक है, इसने इन्होंने क्या बनाया? C3 कन्वर्टेज बनाया। ठीक है, अब C3 कन्वर्टेज जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? C3 कन्वर्टेज जो है ये भी क्या होगा? C3 कन्वर्टेज जो है कितने पार्ट में डिवाइड हो गया?
टू पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और ये C3 कन्वर्टेज किससे के साथ अटैच हो गया, C5 कन्वर्टेज के साथ क्या हो गया, ये जुड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे C5 जो है फर्दर ये क्या होगा, फर्दर C5 जो है दो पार्ट में क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। यहाँ पे देखिए C5 जो है कितने पार्ट में स्प्लिट हो गया, दो पार्ट में। ठीक है, एक पार्ट क्या करेगा, जो होस्ट सेल्स जो होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपकी सेल्स को प्रोटेक्ट करने वाले प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। उसकी वजह से ये सेल्स भी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और यहाँ पे C5 जो है ये किसको एक्टिवेट करेगा, C6 C7 C8 और C9 और कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लेक्स को क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा। जैसे कि यहाँ पे होता है एक्टिवेट हो गया C6, उसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट हो C7, उसके बाद एक्टिवेट हो यहाँ पे C8 और उसके बाद क्या एक्टिवेट हुआ C9। और ये क्या करेंगे, होस्ट सेल्स के अंदर क्या करेंगे, होल कर देंगे। और जैसे ही यहाँ पे होल होगा तो इसके अंदर बाहर से क्या होंगे, बहुत सारे कंपोनेंट सेल्स के अंदर क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट होंगे और ये सेल हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, एक तरीके से ब्रस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, कैसे एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट जो है वो है ऑटो इम्यून डिसीज। ऑटो इम्यून डिसीज कौन कौन से ऑटो इम्यून डिसीज होती है, ऑटो इम्यून डिसीज क्या होती है, सबसे पहले तो देख लेते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज आर अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर विच इम्यून सिस्टम मिस्टेकली, इम्यून सिस्टम क्या करता है, मिस्टेकली डैमेज द बॉडीज ओन टिश्यू। इम्यून सिस्टम क्या करता है, खुद की बॉडी के टिश्यू को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट जो कौन सी डिसीज है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होती है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, किसकी वजह से होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन पे क्या होता है, इम्यून सिस्टम अटैक कर देता है, उसकी वजह से क्या डेवलपमेंट होता है, इन्फ्लामेशन होता है, उसको बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस का मतलब है कि इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, जैसे लंग्स हो गया, ब्रेन, किडनी और हार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे इम्यून कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो लंग्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, ब्रेन में डिपॉजिट हो जाते हैं, और कहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, किडनी में भी जो है वो क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, और हार्ट में भी डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस बोलते हैं। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर क्या आएगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ब्रेन का होता है और स्पाइनल कॉर्ड का होता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का डिसऑर्डर होता है। सीलिएक डिसीज जो होती है, इसमें अंदर होता है ग्लूटेन। क्या होता है, ग्लूटेन प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, ग्लूटेन प्रोटीन्स। अब ये ग्लूटेन प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये ग्लूटेन प्रोटीन अपने को किससे मिलते हैं, गेहूं से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, गेहूं से मिलता है, जौ से मिलता है, और ये किससे मिलता है, राई से मिलता है। ठीक है, तो ये ग्लूटेन प्रोटीन्स अगर आपने जैसी डाइट ली तो उसके अंदर क्या होता है, ग्लूटेन प्रोटीन्स होता है। तो बहुत सारे के अंदर ये ग्लूटेन प्रोटीन्स क्या हो जाते हैं, बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ पे डिपॉजिट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर ये क्या हो जाता है, डिपॉजिट होता है। और जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डिपॉजिट होता है तो इम्यून सिस्टम इसके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इन्फ्लामेटरी बोवेल डिसीज हो गया, और हाशिमोटो थायरोइडाइटिस, इसके अंदर क्या होता है, थायराइड ग्लैंड इफेक्ट होती है। क्या इफेक्ट होता है, थायराइड ग्लैंड जो होती है वो इफेक्ट होती है इम्यून सिस्टम की वजह से, और इसमें थायराइड का सिक्रेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ग्रेव्स में भी क्या होता है, थायराइड ग्लैंड इफेक्ट होती है, थायराइड ग्लैंड, इसमें क्या होता है, थायराइड का सिक्रेशन इसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और हाशिमोटो थायरोइडाइटिस के अंदर थायराइड का सिक्रेशन क्या होगा, डिक्रीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो सजोग्रेन सिंड्रोम। सजोग्रेन सिंड्रोम्स के अंदर क्या आता है, सलाइवा और टीयर्स। इसमें क्या होता है, सलाइवा की ग्लैंड और टीयर्स ग्लैंड्स जो होती है वो इफेक्ट होती है, जिसमें सलाइवा का सिक्रेशन भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और टीयर्स का सिक्रेशन भी क्या होता है इसके अंदर, रिड्यूस हो जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है, नेफ्रॉन जो है वो इसके अंदर क्या होता है, इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की देखा जाए तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती है, एक टाइप से क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या होती है, एलर्जिक रिएक्शंस होती है। क्या होती है, एलर्जिक रिएक्शंस होती है। अगर आप कोई ड्रग्स अगर
ली है आपने तो ठीक है, जैसे कि पेनिसिलिन लेते हैं तो पेनिसिलिन से जो थी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी होती है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी होती है, टाइप 3 भी होती है और टाइप 4 भी होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे केवल पेनिसिलिन की बात नहीं कर रहा हूँ, डिफरेंट टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी को कैटेगराइज किया गया। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी हो गई, टाइप 2 हो गई, टाइप 3 और टाइप 4। अब बात करते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, इमीडिएट होती है। क्या होती है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या होती है, इमीडिएट होती है। इमीडिएट मतलब इसका रिस्पॉन्स जो होता है क्या होता है, फास्ट होता है, जल्दी होता है। ठीक है, और इसके अंदर से कौन सी एंटीबॉडी रिलीज होती है, आईजीई। कौन सी एंटीबॉडी रिलीज होती है, आईजीई। और ये एंटीबॉडी किस किस पे जाके बाइंड होती है, मास्ट सेल्स पे। कौन सी सेल है ये, मास्ट सेल। और मास्ट सेल्स पे जाके बाइंड होगी, ये मास्ट सेल्स क्या हो जाएगी, एक्टिवेट होगी। मास्ट सेल से क्या होगा, हिस्टामिन का रिलीज होगा। ठीक है, और भी इसके अंदर केमिकल मीडिएटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मीडिएटर जो होते हैं रिलीज होते हैं। ठीक है, तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस क्या होती है, इमीडिएट रिएक्शंस होती है। और इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी वर्क करती है, आईजीई एंटीबॉडी वर्क करती है। ये आईजीई एंटीबॉडी किस पे जाके बाइंड होगी, मास्ट सेल्स पे जाके बाइंड होगी, और मास्ट सेल से क्या रिलीज होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल हो गया अस्थमा। कौन सा एग्जाम्पल हो गया, अस्थमा। और इसके अंदर है एलर्जिक रिनाइटस, एलर्जिक रिनाइटस, एलर्जिक रिनाइटस। ठीक है, ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन होती है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन होती है वो होती है साइटोटॉक्सिक। क्या होती है, साइटोटॉक्सिक होती है। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कौन सी होती है, टाइप साइटोटॉक्सिक होती है। इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, आईजीजी और आईजीएम। ठीक है, अब साइटोटॉक्सिक का एग्जाम्पल क्या हो गया, हीमोलाइटिक अनीमिया। क्या हो गया, हीमोलाइटिक अनीमिया। अभी बताया मैंने, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम किस में एक्टिवेट होता है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या एक्टिवेट हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम एक्टिवेट होता है। उसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, हीमोलाइटिक अनीमिया हो गया। और इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, आरएच एंटीजन, आरएच एंटीजन। आरएच एंटीजन के अंदर क्या होता है, अगर मदर जो है वो क्या है, आरएच नेगेटिव है, और फिटस आरएच पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे एंटीबॉडीज डेवलपमेंट होती है। और वो एंटीबॉडी किसको क्रॉस कर जाती है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, और फीटस के ब्लड के साथ में क्या होगी, रिएक्शंस होगी। ये रिएक्शंस भी क्या होती है, साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस होती है। तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का एग्जांपल क्या हो गया, हीमोलाइटिक अनीमिया हो गया और आरएच एंटीजन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की। कौन सी रिएक्शंस होती है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होती है, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होती है वो होती है इम्यून कॉम्प्लेक्स होती है। क्या होती है, इम्यून कॉम्प्लेक्स। इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि मान लेते हैं कि ये एंटीजन है, ये क्या है, एंटीजन है, ये भी क्या है, एंटीजन। और ये एंटीजन जो है किससे जाके बाइंड हो जाता है, एंटीबॉडी से। कहाँ पे जाके बाइंड हो जाता है, एंटीबॉडी से। अब ये एंटीजन और एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स जो होता है ये कहाँ चला जाता है, ब्लड में। कहाँ जाता है ये, ब्लड में। ये ब्लड में चला गया, ये कहाँ चला गया, ब्लड में। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स, यहाँ ये क्या हो गया अपना, एंटीबॉडी, सॉरी एंटीजन। और इससे क्या बाइंड हुई, एंटीबॉडी। अब ये कॉम्प्लेक्स कहाँ चला गया, ब्लड में। अब ब्लड में जाने के बाद क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स जो होता है डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है। क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स में, जो ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन कौन से पार्ट में डिपोजिट हो सकता है, तो सबसे पहले जो ये डिपोजिट हो सकता है जॉइंट्स में। ठीक है, कहाँ पे डिपोजिट हो सकता है, जॉइंट्स में डिपोजिट हो जाता है। उसकी वजह से कौन सी डिसीज होती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसका एग्जाम्पल हो गया। और इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, ल्यूपस, अभी बताया मैंने। ठीक है, ल्यूपस भी क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या होता है कि
एंटीजन और एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या होने लगता है, डिपॉजिट होने लगता है। और जैसे ही ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में अगर मान लो एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हुआ, तो वहाँ पे क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स, आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट होगा। और वहाँ पे इम्यून सिस्टम जो होता है वहाँ पे क्या करता है, इम्यून सिस्टम वहाँ पे क्या करता है, उस पार्ट को पार्ट पे जो है क्या करेगा, अटैक करेगा। उस अटैक की वजह से वहाँ पे क्या डेवलपमेंट होगा, इन्फ्लामेशन जो है वो डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे सेल्स जो है वो क्या होगी, डैमेज होगी। ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप की जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है। कौन सी होती है, टाइप 4। इस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को बोला जाता है डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। क्या बोला जाता है, डिलेड टाइप। ये जो रिएक्शंस होती है क्या होती है, डिले होती है। ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है 72 हर्ट्ज या उससे भी कई दिन भी लग सकते हैं। ठीक है। तो ये इस रिएक्शंस को बोलते हैं डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ठीक है। अब इसका जो एग्जांपल होता है ये क्या हो गया, स्किन एलर्जी। इसका एग्जांपल क्या हो गया, स्किन एलर्जी। ठीक है। कोई भी एलर्जन अगर आपकी स्किन के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो इस स्किन पे कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, रेशेस जो है वो डेवलपमेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो ये भी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का एग्जांपल है। और इसमें कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है, टी सेल्स। कौन सी टाइप 4 के अंदर कौन सी सेल इन्वॉल्व होती है, टी सेल इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। और इसका जो है टी सेल इसके अंदर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस का एक और एग्जांपल है ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्युलिन टेस्ट, स्किन ट्यूबरक्युलिन टेस्ट टाइप 4 का एग्जांपल है ट्यूबरक्युलिन टेस्ट। ठीक है। ये ट्यूबरक्युलिन टेस्ट क्या होता है, जो ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं उसको बाहर से ट्यूबरक्युलिन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, ट्यूबरक्युलिन। ये क्या होता है, जैसे ही बाहर से अगर स्किन में थोड़ा सा ट्यूबरक्युलिन दिया जाता है, जैसे ये ट्यूबरक्युलिन इंसर्ट करते हैं तो कुछ हर्ट्ज के बाद यहाँ पे क्या हो जाती है, रिएक्शंस डेवलपमेंट हो जाती है। क्या हो जाती है, रिएक्शन डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है। तो ये डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस चेक करने का एक तरीका होता है, ट्यूबरक्युलिन टेस्ट होता है, जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को स्किन में थोड़ा सा इंसर्ट किया जाता है और कुछ टाइम बाद वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो जाती है, रेडनेस जो है वो डेवलपमेंट हो जाता है। अब बात करते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स की। क्या बात करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स के अंदर जो है फर्स्ट जो ड्रग है वो कौन सी है, कैल्शियम यूरिन इनहिबिटर्स के अंदर कौन सी ड्रग है, साइक्लोस्पोरिन। ठीक है। और टेक्रोलिमस एमटोर इनहिबिटर्स के अंदर है सिरोलिमस, एवरोलिमस। और एंटी प्रोलिफरेटिव ड्रग्स के अंदर अजाथिओप्रिन, मेथोट्रेक्सेट, साइक्लोफोस्फामाइड, क्लोराम्ब्यूसिल, माइकोफिनोलेट मोफेटिन। और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के अंदर है प्रेडनिसोलोन। और बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर कौन कौन से आ गए, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर्स के अंदर इटेनरसेप्ट और इन्फ्लिक्सिमेब और एडेलिमुमेब। और इंटरल्यूकाइन फर्स्ट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के अंदर कौन सी आ गई, एनाकिन्रा। और इंटरल्यूकाइन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के अंदर कौन से आ गए, डेक्लिजुमेब, बेसिलुक्सिमेब। और एंटी 3 CD3 एंटीबॉडी के अंदर कौन से आ गई, म्यूरोमोनेब CD3। और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज के अंदर कौन सी ड्रग आ गई, एंटी थाइमोसाइट्स एंटीबॉडी। और RH इम्यून ग्लोबुलिन। तो अपन 1 बाय 1 जो है इन ड्रग्स की क्या देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट जो है ये डायग्राम है मैक्रोफेज। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मैक्रोफेज। ये मैक्रोफेज के सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रेजेंट होती है। इसकी सरफेस पे क्या होती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है, जो क्या करती है, बैक्टीरिया को क्या करती है, इनगल्फ करती है। और उस बैक्टीरिया का क्या करती थी, फ्रेगमेंट करती है। और ये फ्रेगमेंट, ये बैक्टीरिया को मान लो इसने इनगल्फ किया और उसको फ्रेगमेंट कर देती है। और ये फ्रेगमेंट किसके पास भेजती है, MHC क्लास सेकंड्स को भेजती है। किसको भेजती है, MHC क्लास सेकंड्स के पास ये फ्रेगमेंट जुड़ा होता है। ये फ्रेगमेंट्स जो होता है ये किसके पास ले जाता है, टी सेल्स के पास ले जाता है। टी सेल्स इसको क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है। तो यहाँ पे टी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट है। टी सेल रिसेप्टर ने ये बैक्टीरियल फ्रेगमेंट को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। उसकी वजह से यहाँ पे क्या एक्टिवेट होगा, फोस्फोलाइपेज C। और फोस्फोलाइपेज C का क्या होगा, यहाँ पे टायरोसिन काइनेस की प्रेजेंस में इसका क्या होगा, फोस्फोराइलेशन होगा। टायरोसिन काइनेस की प्रेजेंस में इसका फोस्फोराइलेशन हुआ। फिर क्या होगा, फोस्फोइनोसिटोल डाइफॉस्फेट की प्रेजेंस में क्या हुआ, यहाँ पे IP3 एक्टिवेट हुआ और DAG पाथवे एक्टिवेट हुआ। IP3 जो होता है वो क्या करेगा, कैल्शियम कैल्म्यूडिलिन कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करेगा। किसको एक्टिवेट करेगा, कैल्शियम कैल्म्यूडिलिन कॉम्प्लेक्स को। और यहाँ पे कैल्शियम कैल्म्यूडिलिन एक्टिवेट होने की वजह से क्या एक्टिवेट होगा, कैल्शियम यूरिन।
अब कैल्शियम कैल्म्यूडिलिन की एक्टिवेशन की वजह से क्या एक्टिवेट हुआ यहाँ पे, कैल्सिन्यूरिन। फिर यहाँ पे देखिए एक और साइक्लोफिलिन होता है, साइक्लोफिलिन की वजह से यहाँ पे क्या एक्टिवेट हो रहा है, कैल्सिन्यूरिन। और एफ के बाइंडिंग प्रोटीन्स की वजह से भी क्या एक्टिवेट हो रहा है, कैल्सिन्यूरिन। 3 मैकेनिज्म हो रही है यहाँ पे कैल्सिन्यूरिन की, कैल्शियम कैल्म्यूडिलिन कॉम्प्लेक्स और साइक्लोफिलिन की वजह से कैल्सिन्यूरिन एक्टिवेट हो रहा है, और एफ के बाइंडिंग प्रोटीन्स की वजह से यहाँ पे क्या एक्टिवेट हो रहा है, कैल्सिन यूरिन एक्टिवेट हो रहा है। उसके बाद ये कैल्सिन यूरिन क्या करवा रहा है, न्यूक्लियर फैक्टर जो होता है, ठीक है, उस न्यूक्लियर फैक्टर का क्या करवा रहा है, डीफॉस्फोराइलेशन करवा रहा है। यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियर फैक्टर है इसमें से फॉस्फेट ग्रुप क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। जैसे इसमें से न्यूक्लियर फैक्टर से फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होता है तो ये न्यूक्लियर फैक्टर किसके अंदर इंटर कर जाता है, न्यूक्लियस के अंदर इंटर करता है, ठीक है। इसके जेनेटिक मटेरियल्स जो होता है वहां पे ये क्या करता है, यह न्यूक्लियस के अंदर ये इंटर कर जाता है। अब ये न्यूक्लियर फैक्टर्स क्या करेगा, डिफरेंट टाइप्स के इन्फ्लामेटरी जीन्स को क्या करेगा, ये एक्टिवेट करेगा। डिफरेंट टाइप के इन्फ्लामेटरी जीन्स को क्या करता है, न्यूक्लियर फैक्टर क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर इंटर होने के बाद उनको एक्टिवेट करेगा। लेकिन अभी जो यहाँ पे देखते हैं तो ये किसको एक्टिवेट करता है, इंटरल्यूकाइन फर्स्ट। किसकी सिंथेसिस करेगा न्यूक्लियर फैक्टर, इंटरल्यूकाइन सेकंड की। किसकी सिंथेसिस करेगा, इंटरल्यूकाइन सेकंड्स की। अब यहाँ पे ये इंटरल्यूकाइन सेकंड की जो सिंथेसिस हो रही, ये इंटरल्यूकाइन सेकंड सिंथेसाइज होकर कहाँ चला जाएगा, बाहर जाएगा, ठीक है, हेल्पर टी सेल से बाहर जाएगा। और जैसे ही बाहर जाने के बाद इसी सेल्स पे क्या प्रेजेंट होते हैं, इंटरल्यूकाइन 2 का क्या प्रेजेंट होता है, इंटरल्यूकाइन 2 का ये रिसेप्टर प्रेजेंट है। इस रिसेप्टर पे यहाँ पे क्या बाइंड होगा, इंटरल्यूकाइन 2 बाइंड होगा। और ये इंटरल्यूकाइन 2 किसको एक्टिवेट करेगा, एमटोर। एमटोर का मतलब होता है मेमोरियल टारगेट ऑफ रेफामाइसिन, ठीक है। तो ये एमटोर को एक्टिवेट करेगा और ये एमटोर से क्या होगा, एफ के बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड होगा और ये क्या करवाएगा, टी सेल्स का क्या करवाएगा, प्रोलिफरेशन करवाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो मैंने बेसिक मैकेनिज्म बताई है वापस मैं रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ही बहुत सारी कम से कम 3 से 4 ड्रग्स जो है वो यहाँ पे वर्क करेगी, ठीक है। तो फिर मैं इसका रिवीजन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैक्रोफेज होता है, मैक्रोफेज जो है वो क्या करेगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है। मैक्रोफेज क्या करेगा, बैक्टीरिया को इनगल्प करके उसके फ्रेगमेंट्स को क्या करेगा, एमएचसी क्लास सेकंड्स के पास जोड़ देगा। एमएचसी क्लास सेकंड किसके पास ले जाएगा, उसको टी सेल्स के पास ले जाएगा। टी सेल उसको रिकॉग्नाइज करेगी और यहाँ पे क्या एक्टिवेट होगा, फोस्फोलाइपेज सी क्या एक्टिवेट होगा, टी सेल रिसेप्टर से क्या एक्टिवेट होगा, फोस्फोलाइपेज सी। और इसका क्या होगा, यहाँ पे टायरोसिन काइनेस की प्रेजेंस में फोस्फोराइलेशन होगा। फोस्फोराइलेशन होने की वजह से सेल मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होता है, PIP2 फोस्फोइनोसिटोल डाइफॉस्फेट, और इसकी वजह से क्या एक्टिवेट होगा, DAG डाइसाइल ग्लिसरॉल और IP3 पाथवे एक्टिवेट होगा। IP3 क्या करेगा, कैल्शियम कैल्म्यूडिलिन को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। और ये कैल्शियम कैल्म्यूडिलिन क्या करेगा, कैल्सिन यूरिन को एक्टिवेट करेगा। और फर्दर यहाँ से साइक्लोफिलिन भी किसको एक्टिवेट करेगा, कैल्सिन यूरिन को एक्टिवेट करेगा। और एक के बाइंडिंग प्रोटीन भी किसको एक्टिवेट करेगा, कैल्सिन यूरिन को। और ये कैल्सिन यूरिन क्या करेगा, न्यूक्लियर फैक्टर के को क्या करवाएगा, डीफॉस्फोराइलेशन करवाएगा। जैसे इसका डीफॉस्फोराइलेशन होगा ये किसके अंदर इंटर कर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। और जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर इंटर करेगा तो ये किसका फॉर्मेशन करवाएगा, इंटरल्यूकाइन 2 का। और इंटरल्यूकाइन 2 बाहर जाके किसको एक्टिवेट करेगा, इंटरल्यूकाइन 2 रिसेप्टर को। और ये एमटोर को एक्टिवेट करेगा। और एमटोर इससे एफ के बाइंडिंग प्रोटीन से क्या बाइंड होगा, एमटोर जो है एमटोर से एफ के बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड होगा। और ये क्या करवाएगा, टी सेल्स का प्रोलिफरेशन करवाएगा। और टी सेल्स क्या होगी, एक्टिवेट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रग्स देखते हैं। फर्स्ट जो है यहाँ पे फर्स्ट जो है साइक्लोफिलिन। साइक्लोफिलिन क्या कर रहा था, कैल्सिन यूरिन को क्या कर रहा था, एक्टिवेट कर रहा था। तो साइक्लोफिलिन को कौन सी ड्रग ब्लॉक करेगी, साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन क्या करेगी, कैल्सिन यूरिन को क्या कर देगी, साइक्लोस्पोरिन जो होती है, साइक्लोफिलिन जो है वो क्या कर रहा था, कैल्सिन यूरिन को क्या कर रहा था, एक्टिवेट कर रहा था, ठीक है। तो साइक्लोस्पोरिन जो है किसको इनिबिट कर देगी, साइक्लोफिलिन को। तो कैल्सिन यूरिन का क्या होगा, यहाँ पे इनिबिशन होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एफ के बाइंडिंग प्रोटीन। एफ के बाइंडिंग प्रोटीन भी किसको एक्टिवेट कर रहे थे, कैल्सिन यूरिन को। तो टेक्रोलिमस जो होती है वो किस पे जाके बाइंड हो जाएगी, इस एफ के बाइंडिंग प्रोटीन पे जाके क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे कैल्सियम यूरिन का क्या होगा, इनिबिशन होगा। और कैल्सियम यूरिन का अगर इनिबिशन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर फैक्टर का क्या होगा, डीफॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाएगा। और ये न्यूक्लियर फैक्टर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और ड्रग वर्क करी, कहाँ पे वर्क करती है एक और ड्रग, एमटोर। एमटोर पे कौन सा प्रोटीन बाइंड हो रहा था, एफ के बाइंडिंग प्रोटीन। तो कौन सी ड्रग है, सिरोलिमस जो होती है वो क्या करती है, एफ के बाइंडिंग प्रोटीन्स को क्या कर देती है, इनिबिट करती है। कौन सी ड्रग, सिरोलिमस जो होती है वो क्या करती है, एफ के बाइंडिंग प्रोटीन्स को क्या कर देगी, इनिबिट कर देगी, ठीक है। आगे समझ में
नेक्स्ट जो ड्रग है यहाँ पे अपन अभी देखा ड्रग कौन सी है, नेक्स्ट जो है वो इंटरल्यूकाइन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। कौन सी? इंटरल्यूकाइन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसके अंदर कौन सा है? डेक्लिजुमेब और बेसिलिक्सिमेब। तो ये इंटरल्यूकाइन 2 रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा? एंटागोनिस्ट बाइंड होगा। इंटरल्यूकाइन रिसेप्टर 2 एंटागोनिस्ट यहाँ पे क्या होगा? बाइंड होगा और इसको क्या करेगा? इनिबिट करेगा। उसकी वजह से टी सेल का प्रोलिफरेशन क्या होगा? इनिबिट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जब ड्रग की बात करते हैं तो ये इंटरल्यूकाइन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के अंदर कौन सी ड्रग है? बेसिलिक्सिमेब। ये इंटरल्यूकाइन रिसेप्टर को इनिबिट करेगी, तो यहाँ पे क्या होगा? एमटोर भी इनिबिट होगा साथ साथ में, और फाइनली क्या होगा? टी सेल्स का प्रोलिफरेशन भी क्या होगा? इनिबिट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो है अजाथ्रियोप्रिन, नेक्स्ट जो ड्रग है कौन सी? अजाथ्रियोप्रिन। ये अजाथ्रियोप्रिन जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? 6 मर्केप्टोप्यूरिन। किस में कन्वर्ट होती है? 6 मर्केप्टोप्यूरिन में। ठीक है। और 6 मर्केप्टोप्यूरिन जो है ये क्या करता है? पीपीआरपी अमाइडो ट्रांसफरेज। ठीक है। अब ये पीपीआरपी अमाइडो ट्रांसफरेज क्या करता है? प्यूरिन की सिंथेसिस करता है। और आईएमपीडीएच, ठीक है, आईएमपीडीएच होता है आइनोसिन मोनोफॉस्फेट डी डाइहाइड्रोजिनेज होता है। ठीक है। तो ये आइनोसिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा? प्यूरिन की सिंथेसिस करेगा। और यहाँ पे पीपीआरपी अमाइडो ट्रांसफरेज भी क्या करता है? प्यूरिन की सिंथेसिस करता है। और ये दोनों मिला के प्यूरिन की सिंथेसिस की वजह से यहाँ पे क्या सिंथेसिस होते हैं? डीएनए की सिंथेसिस होती है। और डीएनए का क्या होता है? यहाँ पे रेप्लिकेशन होता है। फिर आईएमपीडीएच क्या करेगा? प्यूरिन की सिंथेसिस करवाएगा, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे पीआरपी अमाइडो ट्रांसफरेज भी क्या करेगा? यहाँ पे ये भी क्या करवाएगा? प्यूरिन की सिंथेसिस करवाएगा। लेकिन माइकोफिनोलेट जो होती है, माइकोफिनोलेट जो होगी वो क्या करेगी? आईएमपीडीएच को क्या करेगी? इनिबिट करेगी। उसकी वजह से प्यूरिन की सिंथेसिस क्या हो जाएगी? इनिबिट होगी। प्यूरिन की सिंथेसिस इनिबिट होगी तो यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन भी क्या होगा? इनिबिट होगा। और अजाथ्रियोप्रिन्स भी क्या करेगी? 6 मर्केप्टोप्यूरिन में कन्वर्ट हुई और ये किसको इनिबिट कर रही है? पीपीआरपी अमाइडो ट्रांसफरेज को ये क्या कर रही है? इनिबिट कर रही है। और फर्दर ये क्या करेगी? प्यूरिन की सिंथेसिस को क्या करेगी? इनिबिट करेगी। उसकी वजह से क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन भी क्या होगा? इनिबिट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो ड्रग एक और वर्क करती है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। कौन सी ड्रग है? कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर जो आती है प्रेडनिसोलोन हो गया, मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो गया। ये ड्रग्स जो होती है किसके अंदर इंटर कर जाती है? न्यूक्लियस के अंदर इंटर करती है। और न्यूक्लियस के अंदर इंटर करने के बाद इन्फ्लामेटरी जीन्स जो होते हैं, जो इन्फ्लामेटरी जीन्स होते हैं उसको भी क्या करती है? ये इनिबिट करती है। और न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी, न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी ये भी क्या करता है? इन्फ्लामेटरी प्रोटीन्स को क्या करता है? एक्टिवेट करने का काम करता है। तो न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी को भी ये क्या करती है? सप्रेस करने का काम करती है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट जो ड्रग है इंटरल्यूकाइन फर्स्ट रिसेप्टर ब्लोकर। कौन सी ड्रग है? इंटरल्यूकाइन फर्स्ट रिसेप्टर ब्लोकर। तो यहाँ पे इंटरल्यूकाइन फर्स्ट रिसेप्टर ब्लोकर का देखा जाए तो सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई इन्फेक्शन हुआ है। क्या हुआ? इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन हो सकता है किसी बैक्टीरिया की वजह से या कोई ट्रोमा हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या एक्टिवेट होगा? इन्फ्लाजोम क्या एक्टिवेट होंगे? इन्फ्लाजोम एक्टिवेट होंगे। उसमें कौन सा प्रोटीन्स एक्टिवेट होंगे? NLRP3 एक्टिवेट होगा, ASC प्रोटीन एक्टिवेट होगा। और फिर यहाँ पे क्या एक्टिवेट होगा? प्री केस्पेस फर्स्ट एक्टिवेट होगा। क्या एक्टिवेट होगा? प्री केस्पेस फर्स्ट। और उसके बाद एक्टिवेट होगा यहाँ पे केस्पेस फर्स्ट एक्टिवेट होगा। और ये केस्पेस फर्स्ट किसको एक्टिवेट करेगा? प्रो इंटरल्यूकाइन 1B। ये प्रो इंटरल्यूकाइन 1B जो था पहले क्या था? नॉन एक्टिव था। लेकिन जैसे ही मान लो कि यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से फर्दर और प्रोटीन एक्टिवेट हुए। कौन से प्रोटीन एक्टिवेट हुए? NLRP3, ASC और प्री केस्पेस फर्स्ट। और प्री केस्पेस फर्स्ट से क्या एक्टिवेट हुआ है? केस्पेस फर्स्ट एक्टिवेट हुआ है। और केस्पेस फर्स्ट के एक्टिवेशन होने की वजह से जो नॉन एक्टिव था उसको क्या किया? इसने एक्टिव किया। किसको एक्टिवेट किया? प्री इंटरल्यूकाइन 1B। और ये प्री इंटरल्यूकाइन 1B जैसे ही एक्टिव होगा तो ये किसको एक्टिवेट करेगा? इंटरल्यूकाइन 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। जैसे इंटरल्यूकाइन 2 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो न्यूक्लियस के अंदर सिग्नल जाएगा और वहां पे कौन एक्टिवेट होगा? न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी। न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी क्या होते हैं? इन्फ्लामेटरी जीन्स को क्या करेंगे? रेगुलेट करता है। और यहाँ पे न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी अगर एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस जो होते हैं, जो भी इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस होंगे वो क्या होंगे? एक्टिवेट होंगे। और फर्दर क्या डेवलपमेंट करवाएंगे? इन्फ्लामेशन क्या करवाएंगे? इंड्यूस करवाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो ड्रग है, नेक्स्ट यहाँ पे ड्रग है
नेक्स्ट कौन सी ड्रग है, ट्यूमर नेक्रोटिक अल्फा इनिबिटर, कौन सी ड्रग कैटेगरी की ड्रग है, ट्यूमर नेक्रोटिक अल्फा इनिबिटर। अब यहाँ पे देखिए ट्यूमर नेक्रोटिक अल्फा इनिबिटर्स जो होता है ये क्या काम करते हैं, ट्यूमर नेक्रोटिक अल्फा इनिबिटर जो होता है ये क्या काम करता है, होम्योस्टेसिस का काम करता है, एक तरीके से इम्यून सिस्टम में क्या करता है, होम्योस्टेसिस का वर्क करता है। तो फर्स्ट जो ट्यूमर नेक्रोटिक अल्फा जो है इसका दो फंक्शन है, फर्स्ट अभी इधर देखा जाए तो ये किसको एक्टिवेट करता है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर फर्स्ट को ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और फिर ये किसको एक्टिवेट करता है, ट्रेड रिसेप्टर को, किसको एक्टिवेट करता है, ट्रेड रिसेप्टर को। ये ट्रेड रिसेप्टर जो होते हैं फर्दर क्या होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करता है। तो फर्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है उसका क्या काम है, नेक्रोटिक फैक्टर कापा बी एंड मेप काइनेस को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, वो क्या करवाएगा, इन्फ्लामेशन करवा देगा, टिश्यू डीजनरेशन का फंक्शन होता है, होस्ट को भी डिफेंस करता है, और सेल्स के प्रोलिफरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और सेल के सर्वाइवल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और कॉम्प्लेक्स बी और कॉम्प्लेक्स सेकंड ए और कॉम्प्लेक्स सेकंड बी एक्टिवेट होगा, ये किसको एक्टिवेट कराएगा, कैस्पेज 8, और ये कैस्पेज 8 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एपोप्टोसिस के लिए। एपोप्टोसिस क्या होती है, एपोप्टोसिस जो होती है वो क्या होती है, सेल डेथ प्रोग्रामिंग होता है। क्या होता है एपोप्टोसिस, सेल डेथ प्रोग्रामिंग, सेल डेथ प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये एक्टिवेट होगा। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स सेकंड सी एक्टिवेट होगा, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेकंड सी का नाम है नेक्रोजोम। ये क्या करवाएगा, MLKL जीन को क्या करेगा, प्रोटीन्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, और ये क्या करेगा, नेक्रोप्टोसिस और इन्फ्लामेशन। नेक्रोप्टोसिस का मतलब है नेक्रोसिस भी डेवलपमेंट हो सकती है वहां पे, और इन्फ्लामेशन भी वहां पे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब फर्दर बात करते हैं ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर 2 की। कौन सा, वापिस ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर 2। तो यहाँ पे ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा किसको एक्टिवेट करेगा, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर 2 को। और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिसेप्टर 2 जैसे ही एक्टिवेट होगा, ये किसको एक्टिवेट करेगा, TRF को, किसको एक्टिवेट करेगा, TRF को। यहाँ पे भी फर्दर क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो रहा है। उस कॉम्प्लेक्स में क्या है, मेप काइनेज है, और नेक्रोटिक फैक्टर के भी है, कापा भी और AKT है। ये क्या करवाएंगे, ये टिश्यू को रीजनरेशन करवाते हैं, सेल्स के प्रोलिफरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेल के सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, होस्ट डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इन्फ्लामेशन के लिए क्या होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनिबिटर्स देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ये सारी प्रोसेस क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन की है जो मैंने बताई, यहाँ पे इन्फ्लामेशन है, नेक्रोसिस है, सेल प्रोलिफरेशन है, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, इनिबिट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है मेथोट्रिक्सेट। कौन सी ड्रग है, मेथोट्रिक्सेट। इसका यूज जो है वो एंटी कैंसर ड्रग में भी इसका ये क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। मेथोट्रिक्सेट जो है ये क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं फोलिक एसिड से क्या बनेगा, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। किसकी प्रेजेंस में बनेगा, डाईहाइड्रोपेट्रोएट सिंथेस की प्रेजेंट। अब डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से क्या बन रहा है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, ये किसकी प्रेजेंस में बन रहा है, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेस की प्रेजेंस में बन रहा है। और डाईहाइड्रोफोलिक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, थाइमिडिलेट। और ये थाइमिडिलेट में जो कन्वर्ट हो रहा है किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, थाइमिडिलेट सिंथेस एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो रहा है। और उसके बाद थाइमिडिलेट क्या कर रहा है, यहाँ पे प्यूरिन की सिंथेसिस कर रहा है, और प्यूरिन क्या कर रहा है, DNA की सिंथेसिस कर रहा है। तो आपकी जो ड्रग है, ठीक है, मेथोट्रिक्सेट जो होती है वो मेथोट्रिक्सेट क्या करेगी, थाइमिडिलेट सिंथेस को क्या करेगी, इनिबिट करेगी, और DHFA डाईहाइड्रोफोलेट एसिड डाईहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेस को भी क्या करेगी, ये इनिबिट करेगी, ठीक है। यहाँ पे भी कौन सी ड्रग वर्क करेगी, मेथोट्रिक्सेट, और यहाँ पे भी कौन सी ड्रग वर्क करेगी, मेथोट्रिक्सेट, और यहाँ पे भी मेथोट्रिक्सेट। तो क्या होगा, फोलिक एसिड से जो कन्वर्ट बन रहा है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, तो उसका कन्वर्जन क्या होगा, डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में क्या हो जाएगा, इनिबिट होगा। और फर्दर डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से क्या होगा, थाइमिडिलेट बन रहा है, उसका भी फॉर्मेशन क्या होगा, इनिबिट होगा। और उसके फॉर्मेशन के इनिबिट की वजह से क्या होगा, प्यूरिन की सिंथेसिस इनिबिट होगी, और प्यूरिन की सिंथेसिस इनिबिट होने की वजह से क्या होगा, सेल का प्रोलिफरेशन भी क्या होगा, इनिबिट होगा, ठीक। नेक्स्ट जो ड्रग है, वो है क्लोराम्ब्यूसिल। कौन सी ड्रग है, क्लोराम्ब्यूसिल। क्लोराम्ब्यूसिल जो ड्रग है, ये क्लोराम्ब्यूसिल क्या है, एल्काइलेशंस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, एल्काइलेटिंग एजेंट्स। क्या होते हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट। एंटी कैंसर ड्रग्स का जो क्लासिफिकेशन देखा जाए तो उसके अंदर एक कैटेगरी होती है, वो क्या होती है, एल्काइलेटिंग एजेंट्स होता है। लेकिन अभी जो अपन पढ़ रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स। क्या होता है, कैंसर के अंदर बहुत सारी सेल्स जो होती है वो क्या होती है, अनकंट्रोल ग्रोथ होता है, और
अनकंट्रोल ग्रोथ की वजह से क्या होता है, वहाँ पे आपकी इम्यून सेल्स, जैसे अभी मैंने बताया है कि एबनॉर्मल अगर ग्रोथ हो रही है सेल्स के, सेल में कुछ डैमेज हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है, नेचुरल किलर सेल्स क्या हो जाती है, एक्टिवेट होती है, और नेचुरल किलर सेल्स फर्दर क्या करती है, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है, टी सेल, बी सेल्स, ठीक है। तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं, ये एल्काइलेशंस इल्वोनी ट्रांसफर एल्काइल ग्रुप्स, ये क्या करते हैं, एल्काइल ग्रुप्स को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, किसको, कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, स्पेसिफिक साइट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल्स की जो स्पेसिफिक साइट्स होती है उसमें क्या करेंगे, एल्काइल ग्रुप को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एल्काइल ग्रुप को अगर ट्रांसफर किया जाएगा तो डीएनए के बीच में क्या होगा, एल्काइल ग्रुप और डीएनए की स्पेसिफिक साइज में वहां पे क्या होगा, क्रॉस लिंकेज डेवलपमेंट होगा, क्या डेवलपमेंट होगा वहां पे, क्रॉस लिंकेज डेवलपमेंट होगा। देखो यहाँ पे लिखा क्लोराम ब्यूसिल बिकम अटैच टू डीएनए मॉलिक्यूल्स, तो वहां पे अटैच कौन, कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होगा, कोवेलेंटली क्या हो जाएगा, उससे अटैच होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या डेवलपमेंट होगा, क्रॉस लिंकेज डेवलपमेंट होगा, और क्रॉस लिंकेज की वजह से वहां पे जो है डीएनए की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ब्रेक होगी, और डीएनए की स्ट्रेंथ अगर ब्रेक होगी तो जाहिर सी बात है उसमें सेल डिवीजन भी क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वापस क्या है, यहाँ पे एल्काइलेशन जो होता है, यहाँ पे क्लोराम ब्यूसिल जो होती है वो क्या करेगी, डीएनए की स्पेसिफिक सीक्वेंस पे जाके क्या होगी, एल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा, वहाँ पे जाके अटैच होगा, और वहाँ पे क्या होगा, कोवेलेंटली अटैच होगा, और वहाँ पे क्रॉस लिंकेज बनेगा, उसकी वजह से डीएनए स्ट्रेंथ क्या होगी, ब्रेक होगी, और डीएनए स्ट्रेंथ के ब्रेक होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे सेल डिवीजन क्या होगा, इनहिबिट होगा, और इसका एंटी कैंसर इफेक्ट होगा, और इम्यूनो सप्रेसेंट इफेक्ट जो है वो शो करेगी। नेक्स्ट जो ड्रग है वो कौन सी, साइक्लोफोस्फामाइड, साइक्लोफोस्फामाइड भी जो है किसके अंदर आती है, एल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर आती है। इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स एक्टिविटी तो है ही है, लेकिन एंटी कैंसर के अंदर किसके अंदर आती है, एल्काइलेटिंग एजेंट्स के अंदर आती है, और ये क्या है, प्रो ड्रग है। तो साइक्लोफोस्फामाइड पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोफोस्फामाइड, और फिर किस में कन्वर्ट होगी, एल्डोफोस्फामाइड, और फिर किस में कन्वर्ट होगी, एक्रोलिन। अभी देख लेते हैं एल्डोफोस्फामाइड में अगर ये कन्वर्ट होगी तो एल्डोफोस्फामाइड जो है किसको में एक्टिवेट करेगा, इसको फोस्फामाइड मस्टर्ड में, और ये फोस्फामाइड मस्टर्ड जो होता है ये क्या होता है, साइटोटॉक्सिक होता है, ठीक है। तो ये फोस्फामाइड मस्टर्ड जो है हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिल्स को क्या करेगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज को क्या करेगा, डेवलप करेगा, और उसका नाम क्या है, अज़ेरिडिनियम आयन, अज़ारिडिनियम आयंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव स्पीसीज होती है, ठीक है। तो ये हाईली रिएक्टिव स्पीसीज अज़ेरिडिनियम आयंस जो है ये बाइंड करेंगे डीएनए से, कौन सी पोजीशंस पे, N7 पोजीशंस पे, किस पे बाइंड करेंगे, N7 ग्वानिन जो पोजीशंस होती है उस पे क्या होगा, ये बाइंड होगा, और फ्रॉम डाइमर उसके साथ क्या बना लेगा, ये डाइमर बना लेगा, और उसकी वजह से क्या डेवलपमेंट होगी, एबनॉर्मल बेस पेयरिंग डेवलपमेंट होगी। जाहिर सी बात है अगर एबनॉर्मल बेस पेयरिंग होगी तो वहाँ पे इम्पेयर्ड सेल डिवीजन होगा, और वहाँ पे क्या होगी, सेल डेथ होगी, और उसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, एंटी कैंसर रिस्पॉन्स जो है वो शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मैकेनिज्म एक्रोलिन, एक्रोलिन जो है वो क्या करेगा, बोन मेरो को क्या करता है, जाहिर सी बात है सेल बोन मेरो को क्या करेगा, डैमेज करेगा, उसकी वजह से लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन क्या होगा, इनहिबिट होगा, और टी सेल्स रेगुलेटरी टी सेल्स एक्टिवेट होगी। रेगुलेटरी टी सेल्स हमेशा क्या करती है, इम्यून सिस्टम को क्या करती है, सप्रेस करती है, और ये फिर किसको एक्टिवेट करेगा, नेक्रोटिक फैक्टर KB50, ठीक है, उसको एक्टिवेट करेगा, और फॉस्फोराइलेशन होगा, और यहाँ पे क्या किसको इनहिबिट करेगी, मैक्रोफेज, यहाँ पे किसका इनहिबिशन हो रहा है, मैक्रोफेज की एक्टिविटी का क्या हो रहा है, इनहिबिशन हो रहा है, यहाँ पे इम्यून सिस्टम का क्या हो रहा है, सप्रेशन जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। तो फर्दर ये ड्रग क्या करती है, प्रोटीन्स, ये ड्रग जो होती है कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन से जाके क्या होती है, बाइंड होती है, और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को क्या कर देगी, डिक्रीज करेगी, उसकी वजह से क्या होगा, सेल्स के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, वहां पे भी सेल्स क्या होगी, सेल्स की ग्रोथ क्या होगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, तो वहां पे सेल क्या होगी, डैमेज होगी, और फर्दर सेल की ग्रोथ क्या होगी, इनहिबिट होगी, और फर्दर ये क्या करता है, नेक्रोटिक फैक्टर KB65 को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ठीक है, और फॉस्फोराइलेशन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन में क्या एक्टिवेट होगा, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकाइन 6, इंटरल्यूकाइन 1 भी एक्टिवेट होगा, और यहाँ पे कार्डियक इन्फ्लामेशन होगा, और फर्दर कार्डियोटॉक्सिसिटी जो है वो डेवलपमेंट होगी, ठीक। और फर्दर यहाँ पे क्या है, एक्रोलिन क्या कर रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ाएगा, उसकी वजह से P38 प्रोटीन जो है वो क्या होगा, एक्टिवेट होगा, और MURF1 जो है वो क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मायोसिन लेट चेन काइनेस जो है उसका क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है,
और उसकी वजह से क्या होगा, फर्दर मायोसिन लेट चेन काइनेस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होता है, तो स्मूथ मसल्स का फॉर्मेशन भी क्या होगा यहाँ पे इनिबिट होगा। और नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल क्या हो रहा है, एंडोथेलियल लेवल बढ़ेगा तो एंडोथेलियल डिसफंक्शन होगा और वहाँ पे क्या डेवलपमेंट होगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और ये भी क्या करेगा, फर्दर कार्डियोटॉक्सिसिटी जो है वो डेवलपमेंट करेगा। यहाँ पे फर्स्ट जो ड्रग है वो क्विक रिवीजन में देखेंगे फर्दर, साइक्लोस्पोरिन। कौन सी ड्रग है, साइक्लोस्पोरिन। 1-2 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन क्या करेगा, कैल्सिन्यूरिन को क्या करेगा, इनिबिट करेगा, और कैल्सिन्यूरिन इनिबिट होगा तो इंटरल्यूकाइन 2 का प्रोडक्शन क्या होगा, इनिबिट होगा, और इंटरल्यूकाइन 2 का प्रोडक्शन इनिबिट होगा तो टी सेल का एक्टिवेशन क्या होगा, इनिबिट होगा। और इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ओरल और आईवी, और यूजेस कहाँ पे होंगे, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, सोराइसिस। सोराइसिस का मतलब ये होता है कि स्किन्स की जो लेयर होती है, स्किन्स जो होती है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। ठीक है, इसमें जो स्किन के जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, या स्किन की ग्रोथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ओरल ये भी इम्यूनिटी की वजह से होती है। ऑर्गन इन ट्रांसप्लांटेशन, इसका कहाँ पे यूज होगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। और एडवर्स इफेक्ट क्या है इसकी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी। हर्सुटिज्म का मतलब होता है इसमें जो है फीमेल्स के अंदर जो एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जिंगीवल जो है एक तरीके से गम डिसऑर्डर है। ठीक है, गम डेंटल जो गम होता है उसकी वजह से वो एक इम्यून डिसऑर्डर है, ये डेवलपमेंट होगा। हाइपरप्लेजिया डेवलपमेंट होगा, और हाइपर टेंशन, गम हाइपरप्लेजिया डेवलपमेंट होगा, और यहाँ पे हाइपर टेंशन डेवलपमेंट हो सकता है, और हाइपर लिपिडेमिया डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो कौन सी है, टेक्रोलिमस। कौन सी ड्रग है, टेक्रोलिमस। टेक्रोलिमस क्या है, कैल्सिन यूरिन इनिबिटर से, ये भी क्या करती है, कैल्सिन यूरिन को क्या करती है, इनिबिट करेगी। ठीक है, बाइंडिंग विथ इंट्रासेल्युलर एफके बाइंडिंग प्रोटीन, किससे बाइंड होगी, एफके बाइंडिंग प्रोटीन से क्या होगी, बाइंड होगी, और ये कैल्सिन यूरिन की प्रोडक्शन को क्या करेगी, इनिबिट करेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, इंटरल्यूकाइन 2 का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इनिबिट होगा। ठीक है, और इंटरल्यूकाइन 2 का प्रोडक्शन इनिबिट होगा तो फर्दर क्या होगा, यहाँ पे टी सेल्स क्या होगी, एक्टिवेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, टी सेल्स का क्या होगा, इनएक्टिवेशन होगा। और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका भी क्या है, ओरल और आईवी है। इसका यूज कहाँ पे होगा, ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इसका यूज होता है। ठीक है, और इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो क्या, नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, न्यूरोटॉक्सिसिटी है, और रिस्क इन वो डायबिटीज, इसमें जो है वो क्या होता है, डायबिटीज के होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है सिरोलिमस। कौन सी ड्रग है, नेक्स्ट ड्रग वो अपनी है सिरोलिमस। सिरोलिमस जो होती है वो क्या करती है, एमटोर को इनिबिट करती है। मेमेलियल टारगेट ऑफ रेपामाइसिन को क्या करेगी, इनिबिट करेगी। कैसे, एफ के बाइंडिंग प्रोटीन पे जाके बाइंड होगा, और ये एफ के बाइंडिंग प्रोटीन एमटोर पे बाइंड नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से यहाँ पे टी सेल्स का प्रोलिफरेशन क्या हो जाएगा, इनिबिट हो जाएगा। ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, कौन से रूट से करेंगे, ओरल रूट से करेंगे। और ये इसके जो यूज है वो क्या, लिम्फ एंजियोलियोमायोमेटोसिस। लिम्फ एंजियोमायोमेटोसिस का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो है लंग्स किडनी, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, मल्टीपल ऑर्गन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। ठीक है, और इसका यूज जो है वो रीनल ट्रांसप्लांटेशन में इसका यूज होगा। और इसकी एडवर्स इफेक्ट क्या है, पेन साइटोपेनिया का मतलब होता है इसके अंदर जो WBC RBC और प्लेटलेट का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। हाइपर लिपिडेमिया डेवलपमेंट होगा, एडेमा डेवलपमेंट होगा, और इंसुलिन का क्या डेवलपमेंट हो सकता है, रेजिस्टेंस इस ड्रग की वजह से डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो कौन सी, बेसिलिक्सिमैब। ये किस पे बाइंड होगी, टारगेट द अल्फा चेन ऑफ द इंटरल्यूकाइन 2 रिसेप्टर। ये किस पे बाइंड होगी, इंटरल्यूकाइन 2 रिसेप्टर पे बाइंड होगी। फर्दर वही टी सेल्स का क्या होगा, प्रोलिफरेशन इनिबिट होगा। और कौन से रूट से यूज करते हैं, आईवी और सबक्यूटेनियस। और इसका यूज कहाँ पे, रीनल ट्रांसप्लांटेशन में इसका यूज है। इसकी वजह से क्या डेवलपमेंट हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, एडेमा, ट्रिमर और हाइपरटेंशन डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है अजाथायोप्रिन। अजाथायोप्रिन जो होती है वो क्या करती है, 6 मर्केप्टोप्यूरिन की क्या करेगी, सिंथेसिस करेगी। और फर्दर ये क्या करेगा, प्यूरिन की सिंथेसिस को क्या करेगी, इनिबिट करेगी। और अगर प्यूरिन की सिंथेसिस इनिबिट होगी तो क्या होगा, यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस क्या होगी, इनिबिट होगी। और डीएनए की सिंथेसिस इनिबिट होगी तो यहाँ पे रेप्लिकेशन भी क्या होगा, इनिबिट होगा। और इसका कौन से रूट से यूज़ करते हैं, ओरल रूट से इसको यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ कहाँ पे, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस
और रीनल ट्रांसप्लांटेशन और इन्फ्लामेटरी बोवेल में इसका यूज होता है। और इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, पेनसाइटोपिनिया के अंदर क्या होगा, WBC RBC और प्लेटलेट का फॉर्मेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो ड्रग है वो कौन सी, माइकोफिनोलेट मोफेटिन, ये क्या करता है, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज IMPDH को क्या करेगा, इनिबिट करेगा। तो फर्दर यहाँ पे क्या होगा, प्यूरिन की सिंथेसिस इनिबिट होगी और DNA की सिंथेसिस क्या होगी, इनिबिट होगी, ठीक है। तो फर्दर यहाँ पे T सेल्स की सिंथेसिस क्या होगी, इनिबिट होगी। और इसका यूज कौन सा होता है, ओरल रूट से यूज करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, ल्यूपस नेफ्राइटिस में इसका यूज होता है। इसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल अपसेट हो सकता है, पेनसाइटोपेनिया डेवलपमेंट हो सकता है और हाइपर टेंशन इसकी वजह से डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। कौन सी ड्रग है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर इंटर कर जाएगी ड्रग ये, और न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी रिसेप्टर को इनिबिट करेगी और T सेल्स को क्या कराएगी, एपोप्टोसिस को इंड्यूस करवाएगी। और इसका यूज कहाँ पे, ओरल और पेरेंटल इसका यूज है। और कौन से रूट से इसका यूज है, ओरल और पेरेंटल। और इसका यूज है अ नंबर ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या नंबर ऑफ ऑटो इम्यून डिसीज में इसका यूज है, इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर में इसका यूज है। तो इसका यूज जो है हाइपरग्लाइसीमिया, ओस्टियोपोरोसिस, इसमें बोन्स जो है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। कशिंग सिंड्रोम्स के अंदर क्या आएगा, कोर्टिसोल्स का सिक्रेशन क्या होता है, इफेक्ट होता है। एडिनोकोर्टिकल एट्रोफी, एडिनोकोर्टिकल्स का मतलब कि जहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड्स जो होती है वहाँ पे स्टेरॉइडल हार्मोन का सिक्रेशन होता है, वो ग्लैंड की जो है साइज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, उसका सिक्रेशन क्या होगा, रिड्यूस होगा। पेप्टिक अल्सर डेवलपमेंट होगा। कैटरेक्ट जो है वो क्या होगा, मतलब कि आंखों में जो है वो क्या हो जाएगा, आंखों में जो है दिखने में प्रॉब्लम। कैटरेक्ट का मतलब ये होता है कि आंखों में जो है ब्लड टाइप या ब्लड टाइप जो है वो कुछ डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। और ऑस्टिरियो नेक्रोसिस, यहाँ पे क्या होगा, जो बोन्स जो बोन्स जो होती है उसका ब्रेकडाउन होना चालू हो जाएगा, ठीक है। साइकोसिस इसके साइड इफेक्ट हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है वो कौन से, मेथोट्रेक्सेट जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज साइटोकाइन प्रोडक्शन एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये क्या करती है, साइटोकाइन के प्रोडक्शन को क्या करेगी, इनिबिट करेगी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को भी क्या करेगी, सप्रेस करने का काम करेगी। उसकी वजह से इंफ्लामेशन भी क्या होगा, सप्रेस होगा। और इसका यूज जो है कौन से रूट से यूज करते हैं, ओरल और पेरेंटल रूट से यूज करते हैं। ऑटो इम्यून डिसीज में इसका यूज है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, माइस्थेनिया ग्रेविस में इसका यूज है और सोराइसिस में इसका यूज है, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस का मतलब है कि इसमें मसल्स जो है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है। जो न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर जो होते हैं, ठीक है, जो मसल्स की ग्रोथ के कॉन्ट्रेक्शंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन मसल्स पे जो है एंटीबॉडी जाके क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। यहाँ पे क्या होगा, म्यूकोसाइटिस, जहाँ पे म्यूकोस का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेवलपमेंट होगा और हिपेटोटॉक्सिसिटी डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट जो है ड्रग्स है वो इनफ्लिक्सिमेब, इटेनरसेप्ट और एडालीमुमेब। ये क्या करेगी, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर्स को क्या करेगी, इनिबिट करेगी। इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन IV है और सब क्यूटेनियस रूट से इसको यूज करते हैं। और यूज कहाँ पे, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और सोराइटिक अर्थराइटिस और ज्वेनाइल अर्थराइटिस। ज्वेनाइल अर्थराइटिस का मतलब होता है जो चाइल्ड जो होते हैं उसमें क्या होता है, अर्थराइटिस जो वो डेवलपमेंट होता है, उसको बोलते हैं ज्वेनाइल अर्थराइटिस। और इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो है एडवर्स इफेक्ट जो है वो ऑब्स्ट्रेंसिक इन्फेक्शन का मतलब ये है कि फंगल इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स ले रहे हो तो उसकी वजह से क्या डेवलपमेंट हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांस होते हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है वो कौन सी, म्यूरोमोनेब CD3, ठीक है। तो ये ब्लॉक करेगी फंक्शन ऑफ T सेल। किसके फंक्शन को ये ब्लॉक करेगी, T सेल्स के फंक्शन को क्या करेगी, ये ब्लॉक करेगी। और कौन से रूट से लेते हैं, IV रूट से इसको यूज करते हैं। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज है। फीवर, हेडेक, वोमिटिंग, माइल्जेरिया का मतलब था वीकनेस ऑफ माइल्जेरिया मतलब कि मसल्स का पेन, और अर्थेल्जिया मतलब कि यहाँ पे जॉइंट्स का क्या होगा, पेन डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है एंटी थाइमोसाइड ग्लोबुलिन जो होती है वो क्या करती है, डिस्ट्रॉय T सेल्स को क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी। और इसको कौन से रूप में यूज करते हैं, IV रूट से। और ये भी कहाँ पे यूज होगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इस ड्रग का क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या डेवलपमेंट हो सकता है, सीरम सिकनेस जो है वो डेवलपमेंट हो। सीरम सिकनेस का मतलब है कि डिफरेंट टाइप की जो है इसमें क्या हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो डेवलपमेंट हो सकती है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।
लाइक और सब्सक्राइब करिए अगर आपको मेरी लेक्चर पसंद आया है तो। ठीक है, थैंक यू।